हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर कर दिया फुल स्केल अटैक, जिंदा दबोचे पाकिस्तानी सैनिक। बड़ा दावा, बॉर्डर के पास 15 चौकियों पर कर लिया कब्जा। जी हाँ, वहीं आपको बताएंगे भारत के लिए रवाना हो गए कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी। प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ रणनीतिक साझेदारी पर होगी वार्ता, लेकिन नहीं करेंगे भारत में पंजाब राज्य का दौरा। तो वहीं दोस्तों, इमरान खान को लेकर यूके संसद में मच गया बहस, मच गया बवाल। सांसद ने लगा दी बड़ी गुहार, जिससे शहबाज और मुनीर हो जाएगा बर्बाद। बताएंगे क्या गुहार लगाई है, क्या डिमांड रखी है दोस्तों पाकिस्तान को लेकर। वहीं क्या पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतेगी भारतीय जनता पार्टी, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं दोस्तों। वहीं मोदी सरकार बांट रही है क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से है लिंक्ड, इन लोगों को मिलेगा इसका बम्पर फायदा। आपको भी चाहिए तो खबर जानना बेहद जरूरी है, एक से एक बेहतरीन खबर बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक, लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने भारत के विदेश नीति का दिल से समर्थन करते और मानते कि अपना भारत अपनी कूटनीति से निरंतर विकास की ओर बढ़ रहा है, सुपर पावर बनने की ओर बढ़ रहा है, तो वीडियो को लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर गुरुवार देर रात बड़ा अटैक कर दिया। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि ये पाकिस्तान के हवाई हमलों का जवाब है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी सेना की 15 चौकियों पर कब्जा कर लिया है। सूत्रों ने टोलो न्यूज को बताया कि नंगरहार, नूरिस्तान, कुनार, खोस्त पख्तिया और पख्तिका जैसे बॉर्डर इलाकों में दोनों पक्षों में संघर्ष जारी है। ये चौकियां नंगरहार के गोस्ता जिले और कुनार प्रांत में डूरंड लाइन के पास स्थित है। हालांकि अभी तक इससे जुड़े फोटोज और वीडियोज सामने नहीं आए। पाकिस्तान ने 22 फरवरी को अफगानिस्तान के भीतरी इलाकों में हवाई हमले किए थे। उसका कहना था कि ये हमले पाकिस्तानी तालिबान और इस्लामिक स्टेट से जुड़े ठिकानों पर किए गए हमले हैं। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने बताया था कि ये कार्रवाई खुफिया जानकारी के आधार पर की गई थी और आवश्यकता पड़ने पर आगे भी ऐसे ऑपरेशन किए जाएंगे। दोस्तों, 15 चौकियों पर कब्जा तो किया ही किया गया। खबर यह भी है कि पाकिस्तान के सैनिकों को जिंदा दबोच लिया है। दोस्तों, इन तालिबानियों ने पाकिस्तान पर हमले को लेकर अफगानिस्तान ने सबसे बड़ा दावा कर दिया है। बताया ये जा रहा है कि अफगान फोर्सेस ने दुश्मन के कब्जे वाली कुल 15 चौकियों पर कब्जे के साथ साथ कार्रवाई में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई और कुछ पाकिस्तानी सैनिकों को जिंदा पकड़ लिया गया है, जिनकी जानकारी अभी साझा नहीं की गई है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये युद्ध की शुरुआत है, क्या ये झड़प इसको युद्ध की ओर मोड़ देगा। बताते विशेषज्ञों के अनुसार, विशेषज्ञों का मानना है कि डूरंड रेखा पर पहले भी छोटी मोटी झड़पें होती रही है, लेकिन इस बार मामला हवाई हमलों और भारी गोलाबारी तक पहुंच गया है। पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक संकट और आंतरिक उथल पुथल से जूझ रहा है। ऐसे में अफगानिस्तान के साथ एक नया मोर्चा खुलना उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। फिलहाल दोस्तों, देखते हैं ये झड़प कहां जाकर रुकती है, क्या ये युद्ध का रूप तो नहीं ले लेती। अगली और बेहतरीन खबर की बात करते हैं, जहां भारत के लिए रवाना हुए कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी। प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ रणनीतिक साझेदारी पर होगी वार्ता। जी हां, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी राजधानी ओटावा से 4 दिवसीय भारत की यात्रा के लिए अपनी पत्नी के साथ रात रवाना हो चुके हैं और 27 फरवरी यानी आज के दिन मुंबई पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री कार्नी का भारत का ये पहला आधिकारिक दौरा होगा। 4 दिवसीय भारत दौरे पर पीएम कार्नी दोनों देशों के संबंधों की मजबूती पर जोर देंगे। भारतीय समयानुसार कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी गुरुवार देर रात भारत की यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। वो यह उनकी भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान यात्रा का पहला चरण है। हालांकि उनका विमान एथेंस में ईंधन भरने के लिए रुकेगा। उनका ये दौरा 27 फरवरी से 2 मार्च तक का रहने वाला है। अगले 2 दिनों में वे अलग अलग बिजनेस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे और भारतीय तथा कनाडाई सीईओ, उद्योग एवं वित्तीय विशेषज्ञों, नवोन्मेष को शिक्षाविदों के साथ साथ भारत में स्थित कनाडाई पेंशन फंड के प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पीएम कार्नी भारत कनाडा सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पीएम कार्नी का यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब भारत कनाडा के आपसी संबंध सामान्य होने के एक अहम मोड़ पर पहुंच चुका है। दोनों प्रधानमंत्री पहले एक दूसरे की चिंताओं के लिए आपसी सम्मान, लोगों के बीच मजबूत संबंध और बढ़ती आर्थिक एक दूसरे को पूरा करने वाली चीजों पर आधारित एक रचनात्मक और संतुलित साझेदारी को और आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। दोनों नेताओं के बीच होने वाली मीटिंग आगे की सोच वाली साझेदारी बनाने में भारत और कनाडा के सकारात्मक मोमेंटम और साझा दृष्टिकोण
दृष्टिकोण को फिर से पक्का करने का मौका देगी। दोस्तों खबर ये भी है कि वो मुंबई से दिल्ली तक का दौरा जरूर करेंगे, लेकिन इस बार पंजाब दौरे पर नहीं जाएंगे। अब तक हर बार ये हुआ है कि जब भी कनाडा के प्रधानमंत्री, जो भी प्रधानमंत्री भारत आया है, वो पंजाब अवश्य गया है। दोस्तों पंजाब के अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में जाकर सिर अवश्य झुकाया है, लेकिन इस बार मार्क कार्नी ऐसा नहीं करने वाले। मार्क कार्नी गोल्डन टेम्पल तो छोड़िए, पंजाब की ही यात्रा नहीं करेंगे, जिससे एक साफ साफ मैसेज वो पूरी दुनिया को और भारत को देना चाहते हैं कि वो रिश्ते एक राज्य के बेसिस पर भारत से नहीं जोड़ने वाले, बल्कि वो देश से देश का रिश्ता जोड़ने वाले हैं। अन्य की तरह राजनीति करने भारत नहीं आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मार्क कार्नी के इस स्टेप पर आपकी क्या राय है, तो वहीं आपको बता दें। तुरंत रोको पाकिस्तान की फंडिंग। जी हाँ, ब्रिटेन के 5 सांसदों ने उठाई बहुत बड़ी मांग। इमरान खान को लेकर यूके संसद में जोरदार बहस। दोस्तों जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर ब्रिटेन की संसद में जोरदार बहस हुई। विपक्षी सांसदों के एक सवाल के जवाब में ब्रिटेन सरकार ने इस मुद्दे पर ध्यान देने की बात कही है। ब्रिटिश सरकार ने यह भी कहा है कि आगे हम पाकिस्तान को देने वाले फंड में कटौती भी कर सकते हैं। दरअसल विपक्षी सांसदों का कहना था कि पाकिस्तान में लोकतंत्र और मानवाधिकार को नहीं माना जा रहा है, ऐसे में उसे फंड देने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार ब्रिटिश संसद में इमरान खान को लेकर यह बहस ऐसे वक्त में हुई है जब इमरान खान बुरे तरीके से बीमार है और उनके समर्थक जेल से अस्पताल में शिफ्ट कराने की मांग कर रहे हैं। ब्रिटिश संसद में इमरान खान को लेकर इस बहस में सांसद पीट वीड, बी अलेक्जेंडर, गोल्ड स्मिथ, सिक्का और बी बन लंडन शामिल थे। संसद में इमरान खान को लेकर बहस की शुरुआत जैक गोल्ड स्मिथ ने की। गोल्ड स्मिथ का कहना था कि पाकिस्तान राष्ट्रमंडल देश है, यहाँ उसके 15 लाख लोग नागरिकता लेकर रह रहे हैं। उसके मुद्दों पर हम आंख मूंद कर नहीं बैठ सकते। पाकिस्तान में एक पूर्व प्रधानमंत्री को इलाज कराने के लिए जेल से अस्पताल तक नहीं लेकर जाया जा रहा। गोल्ड स्मिथ ने आगे कहा कि मंत्री ये बता सकते हैं कि जिस पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं है उसे हम सबसे ज्यादा फंड क्यों देते हैं, इसे बंद क्यों नहीं करते। इस पर सरकार के मंत्री ने कहा कि हम फंड पूरी तरीके से तो बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये विचार कर सकते हैं कि क्या इसमें कटौती की जा सकती है। पिछले साल हमने 40% की कटौती की थी, इस बार भी कटौती की बड़ी डिमांड की गई है। दोस्तों बड़ी मांग उठाई गई है कि तुरंत के तुरंत पाकिस्तान की फंडिंग रोक देनी चाहिए। तो वहीं आपको बता दें, जल्द इजराइल के साथ भारत की होगी FTA। दोस्तों तेल अवीव में बोले प्रधानमंत्री मोदी जी, इजराइल में भी यूज कर सकेंगे UPI। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 दिन के दौरे पर इजराइल के दौरे पर हैं। साल 2017 के बाद तेल अवीव की उनकी दूसरी यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दौरे के दूसरे दिन गुरुवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि भारत और इजराइल की आपसी ट्रेड डील पर जल्द ही मुहर लगेगी। उन्होंने कहा कि हम एक आपसी फायदे वाले फ्री ट्रेड डील को पूरा करने के लिए काम करेंगे। साथ ही कहा कि भारत और इजराइल ने अपने UPI सिस्टम को लिंक करने के लिए एक एग्रीमेंट पर साइन किया है। इससे दोनों देशों के बीच फाइनेंशियल कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो वहीं दोस्तों नेतन्याहू के भारत संग हेक्सागन अलायंस प्लान से पाकिस्तान की उड़ी नींद। मुस्लिम वर्ल्ड के खिलाफ बताया इसको बहुत बड़ी साजिश। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इजराइल दौरे और दोनों देशों के बेहतर होते रिश्ते ने पाकिस्तान को अलर्ट कर दिया है। खास तौर से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हेक्सागन ऑफ अलायंस बनाने की योजना का पाकिस्तान ने विरोध किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से गुरुवार को बयान जारी करते हुए नेतन्याहू के मिडल ईस्ट के आसपास हेक्सागन अलायंस बनाने के हालिया बयान की निंदा करते हुए कहा कि नई दिल्ली और तेल अवीव के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों पर उनकी नजर है। बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले नेतन्याहू ने रविवार को एक नया क्षेत्रीय गुट बनाने की योजना बनाई थी, जिसे उन्होंने हेक्सागन ऑफ अलायंस नाम दिया है। नेतन्याहू ने इस गुट में इजराइल के साथ भारत, ग्रीस और साइप्रस होने की बात कही। साथ ही कुछ अरब, अफ्रीकी और एशियाई देशों के शामिल होने की बात कही, जिनका नाम उन्होंने नहीं लिया। नेतन्याहू ने कहा कि ये अलायंस मिलकर इस्लामिक कट्टरपंथी दुश्मनों के खिलाफ लड़ेगा। अब ऐसे में पाकिस्तान कितना बेचैन हो चुका है। दोस्तों इस खबर को लेकर बता दें, हेक्सागन ऑफ अलायंस को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कहा कि पाकिस्तान की सीनेट ने मंगलवार को नेतन्याहू की टिप्पणियों को खारिज करते हुए एक मत से प्रस्ताव पारित किया। पाकिस्तान की सीनेट से पास हुए प्रस्ताव में इस तरह की बातों और मुस्लिम एकता को कमजोर करने की कोशिशों की कड़ी निंदा की गई। आगे कहा कि हम कब्जा करने वाली ताकत के नेतृत्व के इन भड़काने वाले कदमों और बयानों की निंदा करते रहेंगे जो इलाके की शांति और स्थिरता के लिए खतरा है। मुस्लिम दुनिया को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की कोशिशें नेतन्याहू की एक नापाक चाल है। उनकी इस चाल को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों
नेतन्याहू के भारत संघ हेक्सागन अलायंस प्लान को लेकर पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है। इस बयान से आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, जानकारी ये भी है कि नेतन्याहू का विरोध करने वाली विरोधी पार्टियां भी प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर एक हो गई। दोस्तों, पूरा इजराइल ही मोदीमय हुआ, जिसने हर एक भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा किया है दोस्तों। और दुनिया में एक बड़ी ही पॉजिटिव खबर फैली है। बता दें, पीएम मोदी के इजराइल दौरे पर उनके स्वागत में केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि अन्य पार्टियों के नेता भी शामिल हुए। राजनीतिक रंजिश मिटाकर सारी पार्टियां एकजुट हो गई। अपोजिशन लीडर यापर लैपिड ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश का सच्चा दोस्त बता दिया। एयरपोर्ट पहुंचने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत शुरू हो गया। प्रधानमंत्री मोदी जी जब सदन में पहुंचे तो मोदी मोदी के नारे भी लगे। विपक्षियों ने भी जमकर मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम के संसद में पहुंचते ही नेता खड़े हो गए। यहाँ पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि इस प्रतिष्ठित सदन के सामने खड़ा होना मेरे लिए सौभाग्य और सम्मान की बात है। मैं भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर एक और एक पुरानी सभ्यता के प्रतिनिधि के तौर पर दूसरी सभ्यता को संबोधित करते हुए ऐसा कर रहा हूँ। मैं अपने साथ 140 करोड़ भारतीयों का अभिवादन और दोस्ती, सम्मान और साझेदारी का संदेश लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस भी देश में जाते हैं, जिस भी देश की यात्रा पर जाते हैं, उस देश में पूरा माहौल ही भारतमय हो जाता है। मानते कि नहीं आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। जो मानते हैं वो कमेंट में हाँ अवश्य लिखिएगा। साथ में मेरा भारत महान कहना मत भूलिएगा। लेकिन इसी बात पर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिएगा। सामने बटन है, दबा दीजिए। अगली खबर की बात करते हैं, जहां सुखोई राफेल के बाद अब तेजस फाइटर जेट में उड़ान भरेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। हादसों के बीच द्रौपदी मुर्मू जी का ये सबसे बड़ा फैसला। जी हाँ, सुखोई और राफेल के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी शुक्रवार को यानी आज के दिन जैसलमेर में स्वदेशी फाइटर जेट LCA तेजस में उड़ान भरेंगी। इस दौरान एयर चीफ AP सिंह भी एक दूसरे तेजस फाइटर जेट में उड़ान भरेंगे। दोनों विमान 2 इन सीटर होंगे, जिसमें दोनों को पायलट के तौर पर मौजूद रहेंगे। शुक्रवार को जैसलमेर में वायुसेना की बड़ी फायर पावर डेमो एक्सरसाइज वायु शक्ति है, उसकी समीक्षा भी राष्ट्रपति करेंगे। तेजस की लगातार हो रही दुर्घटनाओं के बीच राष्ट्रपति और वायुसेना प्रमुख की ये फ्लाइट बेहद अहम है। इससे पहले भारत की राष्ट्रपति ने अंबाला से राफेल विमान में उड़ान भरी थी। उस समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा था कि शक्तिशाली राफेल विमान की पहली उड़ान में मुझ में राष्ट्र की क्षमताओं के प्रति गर्व का भाव और गहरा अनुभव हुआ है। भारत के राष्ट्रपति की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार 29 अक्टूबर 2025 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उड़ान भरी थी। वो भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। इससे पहले उन्होंने सुखोई 30 MKI में साल 2023 में उड़ान भरी थी। अंबाला का एयरफोर्स स्टेशन वो सेना का स्टेशन है जहां फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन फैसिलिटी से राफेल विमान लेकर आए गए थे। अब ऐसे में आप लोग दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को ऑल द बेस्ट कमेंट में जरूर कहिएगा। साथ ही साथ बता दें, पाकिस्तान बॉर्डर के पास इंडियन एयरफोर्स का आज से शक्ति प्रदर्शन। पोखरण में एक साथ गरजेंगे कई लड़ाकू विमान। दोस्तों, आज शाम पाकिस्तान बॉर्डर के पास पोखरण रेंज में इंडियन एयरफोर्स अपनी ताकत और क्षमता का प्रदर्शन करेगी। एक्सरसाइज वायु शक्ति के जरिए एयरफोर्स अपनी अत्याधुनिक क्षमता, युद्ध क्षमता, स्वदेशी इनोवेशन और एकीकृत युद्ध तैयारी की झलक दिखाएगी। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह एयरफोर्स ने पाकिस्तान को सबक सिखाया, ये भी दिखाया जाएगा। वायु शक्ति 26 के आयोजन से पहले भारतीय वायुसेना की ओर से जारी किए गए 49 सेकंड के वीडियो में पहली बार S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को एक्शन में दिखाया गया है। लंबी दूरी की मिसाइल ने अपने लक्ष्य को सटीकता से भेदा। साथ ही रडार, इंटरसेप्ट, मिसाइल लॉन्च और आसमान में धमाकों की तस्वीरें वायुसेना की ऑपरेशनल तैयारी का सबूत है। दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जैसा कि हमने आपको बताया इससे पहले खबर में कि पोखरण में वायु शक्ति अभ्यास के दौरान वहां मुख्य अतिथि के तौर पर रूप में उपस्थित रहेंगी। उनको देखते हुए बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे में इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को ऑल द बेस्ट अवश्य कमेंट में कहिएगा। दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, बांग्लादेश में तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना आर्मी चीफ जमा के लिए हुआ बहुत ही ज्यादा शुभ। साजिशकर्ता किनारे कमान हुई बहाल। जी हाँ, क्या है जानकारी बता दें, बांग्लादेश में मौजूदा महीना फरवरी काफी कुछ बदलाव लाने वाला रहा। देश में 18 महीने के अंतरिम शासन के बाद तारिक रहमान के नेतृत्व में पूर्ण सरकार बन गई है। इससे आर्मी चीफ के लिए भी चीजें बदली हैं। अंतरिम सरकार में कानून व्यवस्था संभालने के लिए सड़कों पर उतरी आर्मी अब सुकून से बैरक में लौट सकती है। हालिया खींचतान के बीच पता चला है कि बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमा की सेना पर कमान बहाल हो गई है।
अंतरिम सरकार के दौरान उन पर कसा गया शिकंजा अब हटता दिख रहा है। जनरल जमा ने तारिक रहमान सरकार के साथ मिलकर काम करने से पहले 12 फरवरी के चुनाव खत्म होने का सब्र से इंतजार किया और इसका फल उनको मिला। नॉर्थ ईस्ट न्यूज के अनुसार जनरल जमा के अंडर आर्मी पर पूरे अधिकार की 2 रुकावटें खत्म हो गई हैं। पहला है पूर्ण पॉलिटिकल सरकार बन गई और दूसरा NSA सेक्रेटेरिएट के जरिए मोहम्मद यूनुस के अंतरिम शासन की ओर से मिलिट्री पर लगाया गया ओवरसाइट और मॉनिटरिंग सिस्टम भी खत्म कर दिया गया। दोस्तों, आर्मी चीफ जमा अपने भरोसेमंद लेफ्टिनेंट जनरल मैनुर रहमान को फोर्स में दूसरी सबसे जरूरी पोस्ट चीफ ऑफ जनरल स्टाफ यानी CGS पर अपॉइंट होते देखकर राहत महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, इधर बांग्लादेश में यूनुस को लेकर बढ़ गया विवाद। राष्ट्रपति के ऊपर हमलावर जमात। क्या है पूरा मामला? दरअसल बांग्लादेश में तारिक रहमान के सत्ता में आने के बाद यूनुस प्रशासन पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। यूनुस सरकार के मंत्रियों की संपत्तियां, स्वयं यूनुस की संपत्ति में हुई बढ़ोतरी को लेकर भी सवालिया निशान उठाए जा रहे थे। इसी बीच दोस्तों आपको बता दें, राष्ट्रपति शहाबुद्दीन की तरफ से उठाए गए सवालों ने मोहम्मद यूनुस के लिए मामले को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया है। हालांकि अब यूनुस के समर्थन में जमात इस्लामी आ गई है। राष्ट्रपति द्वारा यूनुस के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयान देने के बाद जमात ने राष्ट्रपति शहाबुद्दीन पर तीखा हमला बोला। फेसबुक पर लिखे एक पोस्ट में जमात प्रमुख और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष शफीकुर रहमान ने राष्ट्रपति पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर उनके साथ इतना ही गलत हो रहा था तो वो बताएं कि आखिर उन्होंने शेख हसीना के सत्ता छोड़ने वाले दिन को लेकर सच्चाई क्यों छिपाई। जमात प्रमुख रहमान ने राष्ट्रपति पर हमला बोलते हुए लिखा कि राष्ट्रपति ने 5 अगस्त 2024 से संबंधित कई बातें दबा दी। उन्होंने अपने वर्तमान बयान में यह स्वीकार नहीं किया कि गिरी हुई और फरार हुई प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बारे में उन्होंने उस दिन उपस्थित नेताओं से क्या कहा था और बाद में राष्ट्र से क्या कहा। उस दिन उन्होंने वो कुछ नहीं कहा जो अब कह रहे हैं। तो वहीं दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां मलेरिया ट्रम्प संभालेंगी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमान। पहली बार रचेंगी इतिहास। जी हां, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मासिक अध्यक्षता संभालते अमेरिका ने एक ऐतिहासिक कदम उठा लिया है। प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्प 2 मार्च 2026 को न्यूयॉर्क में होने वाली एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगी। ये पहली बार होगा जब कोई वर्तमान अमेरिकी प्रथम महिला सुरक्षा परिषद की किसी बैठक की कमान संभालेंगी। बैठक का मुख्य फोकस संघर्ष संभावित क्षेत्रों में बच्चों, प्रौद्योगिकी और शिक्षा पर होगा, जहां मेलानिया ट्रम्प शिक्षा को सहिष्णुता, शांति और वैश्विक सुरक्षा का मजबूत आधार बताएंगी। व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि न्यूयॉर्क में होने वाले इस सत्र का विषय संघर्ष क्षेत्रों में बच्चों, प्रौद्योगिकी और शिक्षा पर केंद्रित होगा। बताया जा रहा है कि मेलानिया ट्रम्प इसमें शिक्षा को सहिष्णुता और विश्व शांति के मार्ग के रूप में प्रमुखता से उठाएंगी। प्रथम महिला के कार्यालय के एक बयान में कहा गया है कि बैठक का मुख्य उद्देश्य सहिष्णुता और विश्व शांति को बढ़ावा देने में शिक्षा की भूमिका पर जोर देना है। इसमें आगे कहा गया है कि मेलानिया ट्रम्प के नेतृत्व में यह पहली बार होगा जब कोई वर्तमान अमेरिकी प्रथम महिला सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेंगी, जहां सदस्य शिक्षा, प्रौद्योगिकी, शांति और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वहीं बता दें, भारत को सुपर टैंकरों के जरिए कच्चे तेल की सप्लाई करने वाला है वेनेजुएला। सस्ता या महंगा, कितनी होगी कीमत, आपको बता दें, वेनेजुएला अब बड़े पैमाने पर अपना कच्चा तेल भारत को भेज रहा है। जी हां, सही सुना आपने। वेनेजुएला और अमेरिका के बीच हुई नई सप्लाई डील के बाद वेनेजुएला से तेल एक्सपोर्ट में तेजी आई है और अब पहली बार बेहद बड़े क्रूड कैरियर्स यानी VLCCs के जरिए भारत को शिपमेंट भेजे जा रहे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार ट्रेडिंग कंपनियों और खरीदारों ने वेनेजुएला के तेल इंपोर्ट के लिए पहली बार बहुत बड़े क्रूड कैरियर यानी वेरी लार्ज क्रूड कैरियर्स VLCCs बुक कर दिए हैं। ये टैंकर एक बार में करीब 20 लाख बोले तो 2 मिलियन बैरल तक कच्चा तेल लेकर जा सकते हैं। यह क्षमता सुएज मैक्स टैंकरों से लगभग दुगनी और आफ्रा मैक्स टैंकरों से लगभग 4 गुना अधिक है। इससे परिवहन लागत कम होगी और डिलीवरी की गति तेज होगी। विटोल और ट्रैफिकूरा की तरफ से चार्टर्ड कम से कम 3 VLCCs निसोज किया, निसोज किथनोस और अर्जानाहा को PDVSA के जोर से जोसे टर्मिनल से मार्च में लोडिंग स्लॉट दिया गया है। ये सभी जहाज भारत के लिए रवाना होंगे। इसके अलावा ओलंपिक लायन नामक एक और सुपर टैंकर भी वेनेजुएला की ओर बढ़ रहा है। अगर तेल की कीमतों की बात करें तो भारत के रिफाइनर वेनेजुएला के रियायती दर पर मिलने वाले मेरे हैवी क्रूड में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हालांकि वैश्विक बाजार में बैकवर्डेशन की स्थिति के कारण मुनाफे का मार्जिन कुछ कम हुआ है, लेकिन बड़े कार्गो से माल भाड़ा लागत कम हो सकती है, जिससे आर्थिक गणित बेहतर हो सकता है। इस साल की शुरुआत में वेनेजुएला का अधिकांश तेल मध्यम आकार के टैंकरों के जरिए अमेरिका या कैरिबियाई स्टोरेज सेंटर तक भेजा जा रहा था। VLCCs के उपयोग की ओर से यह बदलाव एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक अपग्रेड माना जा रहा है। दोस्तों वहीं बता दें,
पश्चिम बंगाल चुनाव जीतेगी भाजपा, हर घुसपैठिए को बाहर निकालेंगे हम। जी अमित शाह जी का बड़ा दावा, बड़ा ऐलान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बृहस्पतिवार को विश्वास जताया कि भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जीतेगी और राज्य से हर एक घुसपैठियों को बाहर निकालेगी। उन्होंने कहा कि जनसांख्यिकी बदलाव से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में पश्चिम बंगाल शामिल है। अमित शाह जी ने यह बात बिहार के अररिया जिले में कही, जहां उन्होंने सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की 175 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया और 2 नए सीमा चौकियों को राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि देश से हर एक घुसपैठियों को बाहर निकालना भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा ये लोग न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि गरीबों के लिए बनी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाकर उनके प्रभाव को भी कम करते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जनसांख्यिकी बदलाव का अध्ययन करने और सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर स्थिति सुधारने के लिए कुछ स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जनसांख्यिकी बदलाव से सबसे अधिक प्रभावित राज्य है। पश्चिम बंगाल में जल्द चुनाव होने हैं और हमें विश्वास है कि भाजपा चुनाव जीतेगी और हर भाजपा सरकार की प्राथमिकता घुसपैठियों को बाहर निकालना है। तो वहीं उधर आपको बता दें, मुस्लिमों के पूर्वज हिंदू थे। जी हाँ दोस्तों, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा और क्या है इनकी सोच बता दें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सर संघ चालक मोहन भागवत देश भर के दौरे पर हैं। इस दौरान उनके भाषण और सवाल जवाब चर्चा में है। ये यात्रा संघ के शताब्दी वर्ष के तहत पहले ही से तय थी। इनमें संघ से जुड़े सवालों के जवाब खुद भागवत दे रहे हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ जब इतने विस्तार से संघ के विभिन्न पहलुओं के बारे में खुद संघ प्रमुख ने बताया हो। इसमें 2 बातें खास महत्वपूर्ण लगती है। पहला है सर संघ चालक का ब्राह्मण होना और दूसरा मुस्लिमों के साथ आरएसएस का रिश्ता। जी हाँ, अक्सर ये सवाल उठता है कि संघ प्रमुख ब्राह्मण ही क्यों होते हैं। जैसा भागवत ने बताया, संघ की शुरुआत ऐसे समाज में हुई जहाँ ब्राह्मणों की संख्या अधिक थी, इसलिए शुरुआती कार्यकर्ता और संस्थापक भी अधिकतर ब्राह्मण थे। लेकिन रिसर्च करने वाले और संघ को करीब से जानने वाले बताते हैं कि यहाँ पर पद जाति के आधार पर नहीं, काम और समर्पण के आधार पर मिलता है। वहीं कुछ लोग मुस्लिम समाज और उनकी घर वापसी के मुद्दे पर भी सवाल उठाते हैं। संघ प्रमुख का कहना है कि भारत के सभी मुस्लिमों के पूर्वज हिंदू थे, वे बाहर से नहीं आए हैं। उन्होंने अपना धर्म बदला। जहां तक उनकी हिंदू धर्म में वापसी का सवाल है, तो किसी को लालच, दबाव या छल से धर्म बदलने के लिए मजबूर करना गलत है। लेकिन अगर कोई अपनी इच्छा से आना चाहे तो उसे रोकना नहीं चाहिए, रोका नहीं जाना चाहिए। ऐसे लोगों की जिम्मेदारी फिर हिंदू समाज को लेनी चाहिए। इस विषय पर बोलने पर अक्सर तीखी प्रतिक्रिया होती है कुछ मुस्लिम नेताओं, जैसे अरशद मदनी ने कड़ी आपत्ति जताई। हालांकि भागवत ने जबरन घर वापसी की बात नहीं की। उनका वक्तव्य केवल स्वेच्छा से लौटने वालों को लेकर था। वहीं अंतिम खबर की बात करते हैं, जहां मोदी सरकार बांट रही है क्रेडिट कार्ड। इन लोगों को मिलेगा इसका फायदा। दोस्तों, केंद्र सरकार की कई योजनाएं हैं जिसके तहत लाभार्थियों को क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। ऐसी एक योजना पीएम स्वनिधि योजना है। इस योजना के तहत सरकार क्रेडिट कार्ड देती है। दोस्तों, पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत कोरोना काल में हुई थी। योजना का मकसद महामारी के दौरान उत्पन्न वित्तीय संकटों से उबरने तथा प्रभावित व्यवसायों को फिर से शुरू करने में रेहड़ी पटरी विक्रेताओं की सहायता करना था। बता दें कि योजना की ऋण अवधि 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दी गई है। इस योजना के लिए कुल परिव्यय 7,332 करोड़ है। पुनर्गठित योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 15 लाख लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, योजना के पहले चरण में पहले 10,000 रुपए का लोन दिया जाता था, लेकिन अब लोन की रकम को 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है। वहीं दूसरे चरण का लोन 20,000 से बढ़ाकर 25,000, जबकि तीसरे चरण में लोन की राशि को बढ़ाकर 50,000 किया गया है। यूपीआई से जुड़ा रुपए क्रेडिट कार्ड रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को अचानक सामने आने वाली व्यवसाय से जुड़ी अथवा व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तत्काल ऋण सुविधा प्रदान करेगा। नियमित बिक्री पर अधिकतम 1,200 तक का कैशबैक भी मिलता है। वहीं 2,000 या उससे अधिक की थोक खरीद पर अधिकतम 400 तक का कैशबैक मिलता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया था। सरकार पीएम स्वनिधि योजना के उन लाभार्थियों को यूपीआई से जुड़े रुपए कार्ड क्रेडिट कार्ड भी देती है जिन्होंने समय पर दूसरा लोन चुका दिया है। यह क्रेडिट कार्ड स्ट्रीट वेंडर्स को तत्काल लोन की सुविधा देते हैं, जिससे उन्हें अपने व्यवसाय और व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलती है। पात्र स्ट्रीट वेंडर्स पीएम स्वनिधि यानी पीएमएस पोर्टल या पीएमएस मोबाइल एप्लीकेशन पर पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आशा करते हैं आप ये खबर अच्छे से समझ गए होंगे। बहरहाल ये थी भी की सारी बड़ी जानकारी। खबर कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। लगे हाँ तो वीडियो को लाइक करके इसी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।